Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel R Save the Classes। ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले सेमाफोर्स का। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक सेमाफोर। तो गाइज हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखे थे। उसके अंदर हमने पर्टिकुलरली 3 सॉल्यूशंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर से बेस्ट सॉल्यूशन था पीटरसन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो हमने तीनों सॉल्यूशंस हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे वो सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या थे? हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस थे। क्या थे आपके पास में? हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अपने हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रोग्रामिंग को सेट कर रहे थे कि पर्टिकुलरली किस तरीके से हम लोग अपनी जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है उनके बीच में क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, यदि कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो आपकी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर जो कॉमन डेटा सेट है या कॉमन आपके पास में लाइन ऑफ कोड है, उसको यदि वो सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उस केस में हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है वो है आपके पास में सेमाफोर। इसलिए हम लोग यहाँ पे सेमाफोर को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, और इनको कौन हैंडल कर सकता है? ओनली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही आपके हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन को हैंडल कर सकता है। कभी भी जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर पे बेस्ड पे वर्क नहीं करते हैं। उन्हें क्या समझ में आता है? उन्हें ओनली अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उन्हें समझ में आते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसके थ्रू वो आपके जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन कर पाए, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी सेमाफोर की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन। अब एक्चुअली ये जो सेमाफोर है वो है क्या, किस तरीके से ये वर्क करता है? तो गाइस ये जो सेमाफोर है ये क्या है? आपके पास में एक इंटीजर वेरिएबल है। क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है। किस तरीके से? जैसे C++ के अंदर अपन सिंपल वेरिएबल्स बनाते हैं ना, इंट a b, या फिर हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया a = 10 से। तो इस तरीके से जैसे अपन सिंपल वेरिएबल्स बनाते हैं उसी तरीके से आपका ये सेमाफोर बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेमाफोर इज ए इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, बट ये जो सेमाफोर है जिसको हम लोगों ने जैसे सपोज टू भी यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो इनिशियलाइजेशन के बाद में हमारे पास में 2 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू अपन इस सेमाफोर की वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं। वो 2 मेथड्स हैं हमारे पास में। पहला मेथड है वेट मेथड, और उस वेट मेथड के अंदर पास क्या होता है? एस सेमाफोर। ठीक है, कि एक इंटीजर वेरिएबल हमने यहाँ पे पास किया है जिसका नाम हमने अभी क्या रखा है? एस। यदि आप इसको चेंज करना चाहो तो कोई और नाम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। वेट मेथड है, इसकी फंक्शनिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एक वाइल लूप लगा हुआ है और यहाँ पे चेक कर रहा है कि एस जो इंटीजर वेरिएबल है उसकी वैल्यू यदि लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, ओनली यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चलाना है। ठीक है, बट यदि वो 0 से बड़ा है, ठीक है, उस केस में क्या करना है? एस को डिक्रीमेंट करना है 1 से और एस की वैल्यू को सेट कर देना है s-1 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक वेट फंक्शन होता है, और जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है आपके पास में सिग्नल फंक्शन। और ये सिग्नल फंक्शन क्या करता है? यहाँ पे कोई भी कंडीशन आपकी चेक नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करता है? s++ जो भी इसकी वैल्यू होती है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। जनरली हम किस चीज़ का इनिशियलाइजेशन हम लोग सेमाफोर के अंदर करते हैं? तो गाइस कोई भी रिसोर्स जो हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है, तो उस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस करंट सिचुएशन में अवेलेबल है प्रोसेसेस को अलोकेट करने के लिए, उनको हम लोग किस में इनिशियलाइज करते हैं? सेमाफोर में। सपोज टू बी मेरे पास में 5 प्रिंटर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और 5 में से 3 प्रिंटर मेरे पास में करंट सिनेरियो के अंदर एम्प्टी है, अनअलोकेटेड है, तो उस केस में एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सपोज टू बी कोई भी एक प्रोसेस है P1, उसको आपका एक प्रिंटर यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी? वेट फंक्शन को कॉल करेगी, और वेट फंक्शन देखेगा कि s की वैल्यू >0 है, तो ये वाला लूप तो चलेगा ही नहीं, ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। देन ये s माइनस करेगा और s की वैल्यू को क्या कर देगा? 2 कर देगा।
ठीक है। देन उसके बाद में जो P1 प्रोसेस जो हमने एग्जीक्यूट करना था वो आपकी प्रिंटर पे वर्क करेगी, जो भी उसको प्रिंटिंग करना परफॉर्म करेगा, और जब वो फिनिश कर चुका होगा अपनी प्रोसेस को, देन उसके बाद में वो सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है। और जैसे ही उसने सिग्नल फंक्शन को कॉल किया, उसने वापस से एस की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, अगेन आपकी जो अवेलेबिलिटी वो कितनी बन गई, 3 आपकी अवेलेबिलिटी बन चुकी है। ठीक है। तो इस तरीके से अलोकेशन के अंदर हम लोग सेमाफोर्स का यूज़ करते हैं, ताकि आपके पास में यदि किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो उनसे कोऑर्डिनेशन किया जा सके मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेमाफोर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेमाफोर। तो कितने टाइप के सेमाफोर यहाँ पे होते हैं हमारे पास में। इसके अंदर सबसे पहला जो सेमाफोर होता है वो होता है आपके पास में बाइनरी सेमाफोर। तो गाइस यहाँ पे बाइनरी वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि जो बाइनरी नंबर है वो आपका क्या होता है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। अब अपन बाइनरी सेमाफोर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटीजर वेरिएबल जो सेमाफोर है उसके अंदर 2 ही वैल्यूज़ यहाँ पे अलाउड है, और 1 और 0। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड सेमाफोर है, जिसकी वैल्यूज़ 0 और 1 के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है, अदर कोई वैल्यू इस पर्टिकुलर सेमाफोर के नहीं हो सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो बाइनरी सेमाफोर है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हम लोग म्यूटेक्स लॉक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे म्यूटेक्स लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बाइनरी सेमाफोर है वो आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के लिए जो आपके सेम डेटा पे वर्क कर रही है। ठीक है। तो वो ओनली एक ही प्रोसेस को अपने क्रिटिकल सेक्शन में अलाउ करता है, अनदर प्रोसेस को वो रेस्ट्रिक्ट करता है जब तक कि पहले वाली प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन से वो बाहर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कैसे कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे होता है, जैसे कोई कोड आपके पास में गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले आपने वेट फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि जैसे ही कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहती है तो सबसे पहले क्या करेगी, वेट फंक्शन को कॉल करेगी। इसके अंदर हमने एक सेमाफोर लिया हुआ और उसका नाम रखा हुआ म्यूटेक्स। ठीक है। देन उसके बाद में यदि वो इसके बाहर आ जाती है, यदि यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीमेंट हो जाती है, तो उस सिनेरियो के बाद में ये क्या करेगा, अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन का कॉलिंग होगी। ठीक है। देन उसके बाद में ये रिमाइंडर जो सेक्शन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे म्यूटेक्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब सपोज टू बी यहाँ पे जो म्यूटेक्स है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू की बात करें तो म्यूटेक्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। सपोज टू बी म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जैसे ही म्यूटेक्स के वैल्यू को इसने चेक किया तो यहाँ से कहाँ चला गया, वेट फंक्शन कॉल के अंदर चला गया। ठीक है। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास में 0 आ गई। अब यहाँ पे यदि 0 आ जाती है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, और ये जो लूप है वो आपका क्या चल जाता, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पर आने ही नहीं देगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये यहीं पे वेट करता रहेगा, इनफाइनाइट वेटिंग यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है। कब तक चलती रहेगी, जब तक कोई अनदर प्रोसेस अब इस तरीके का एग्जीक्यूशन कर रही है और वो अपने सिग्नल को कॉल नहीं करती, तब तक ये वाली जो करंट प्रोसेस है P1, इसके अंदर आपके यहाँ पे वेट के अंदर ये घूमता रहेगा। और जैसे ही किसी अनदर प्रोसेस ने आपके S की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, सिग्नल को कॉल किया, उसके बाद में यहाँ पे म्यूटेक्स की वैल्यू क्या हो गई, चेंज होकर के 1 हो गई। ठीक है। देन उसके बाद में ये वापस से, क्योंकि इनफाइनाइटली चेक कर रहा था, इसने चेक किया कि करंट सिनेरियो में वैल्यूज़ क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और ये वैल्यू को करेगा डिक्रीमेंट। ठीक है। जैसे ही वैल्यू डिक्रीमेंट हुई उसके बाद में क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद में वापस से सिग्नल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगा, और सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, S++। तो इस केस के अंदर म्यूटेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन उसके बाद में रिमाइंडर सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरीके से सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती जाती है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में हो सकता है कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में P1, P2, P3, P4 बहुत सारी प्रोसेसेस हमारे पास में एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है। बट इनमें से ओनली एक ही प्रोसेस एट ए टाइम पे अपनी क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगी, जिस सिनेरियो के अंदर उसके जो म्यूटेक्स की जो वेरिएबल जो एक्सिस्ट कर रही है, उस सिनेरियो के अंदर म्यूटेक्स
की वैल्यू क्या है 1 है, तो उसी के केस के अंदर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाएगी। अनदर किसी सीन के अंदर जहाँ पे म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है, उस सीन के अंदर आपकी जो प्रोसेसेस है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बाइनरी सेमाफोर है वो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में दूसरा सेमाफोर कौन सा है। हमारे पास में दूसरा सेमाफोर है काउंटिंग सेमाफोर। अब ये जो काउंटिंग सेमाफोर है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं काउंटिंग सेमाफोर क्या होता है। काउंटिंग सेमाफोर है अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज होगी इसकी। अब इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपके s की वैल्यू 7 हो सकता है s की वैल्यू 150 हो सकता है s की वैल्यू 1000 हो, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली होता यह है कि जो काउंटिंग सेमाफोर है उसका स्पेशली यूज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए नहीं किया जाता। इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपके पास में पर्टिकुलर रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं और उनको मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर कोऑर्डिनेट करना हो, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेशंस को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे काउंटिंग सेमाफोर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे असाइनमेंट्स किए s = 7 s = 1000। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे 1000 प्रिंटर लगे हुए हों, यहाँ पे कंपनी छोटी है, यहाँ 150 प्रिंटर लगे हुए हैं, यहाँ पे 7 तो यहाँ पे छोटी है तो 7 प्रिंटर्स आपके लगे हुए। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स के इंस्टेंसेस की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो भी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट करना चाहती है वो सबसे पहले वेट फंक्शन को कॉल करेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो s है वो क्या शो कर रहा है कि आपके पास में करंट सिनेरियो में कितने की अवेलेबिलिटी है। तो सपोज टू बी यहाँ पे 5 की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले वेट को कॉल करेगी। वेट को जैसे ही कॉल किया s की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है, क्योंकि एक को इसने बिजी कर दिया है, ठीक है, ताकि जो अदर प्रोसेस है जो इस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वेट कर रही थी उनको गलत फहमी ना हो कि यहाँ पे 5 रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे ही इसने स्टार्ट कर दिया काम उसके बाद में यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए कि अब मेरे पास में अवेलेबिलिटी ओनली 4 की है, ओनली 4 नई प्रोसेसेस इसके साथ में एग्जीक्यूट की जा सकती है, 5 नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूज को इसने डिक्रीमेंट कर दिया। देन उसके बाद पे यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और देन उसके बाद में यहाँ पे सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे s की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज होकर के s की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में ये भी अपने रिमाइंडर सेक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा और ये हो गया इस वाली प्रोसेस का काम कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेसेस का आपके काउंटिंग सेमाफोर के केस के अंदर। एक्चुअली यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे सपोज टू बी आपके पास में 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उनमें से 2 आपके क्या हैं, आपके ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अवेलेबिलिटी कितनी है, s = 3 की अवेलेबिलिटी है, मतलब 3 रिसोर्सेज आपके एम्प्टी है जिनको अलोकेट किया जा सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनकरेंट सिचुएशन के अंदर ओनली 3 प्रोसेसेस P1, P2 और P3 ही यहाँ पे एग्जीक्यूट पैरेलली कर सकते हैं। यदि यहाँ पे P4 प्रोसेस भी अवेलेबल है तो उस केस में इसका एग्जीक्यूशन अलाउड नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो अवेलेबल है वो कितने हैं, ओनली 3 है, ठीक है। तो 3 प्रोसेसेस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जैसे ही P4 को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि उस सिनेरियो के अंदर s की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी, क्योंकि तीनों प्रोसेसेस स्टार्ट हुई है। तो एक प्रोसेस ने एक बार डिक्रीमेंट किया होगा, P2 ने फिर एक डिक्रीमेंट किया होगा, P3 ने डिक्रीमेंट किया होगा, तो s की वैल्यू क्या पहुंच चुकी होगी, 0 पहुंच चुकी होगी, ठीक है। अब P4 आएगा और इसने चेक किया होगा कि s की वैल्यू 0 है, तो उस केस में तो ये वेट की जो कंडीशन है इसके अंदर वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लूप के अंदर पहुंच चुकी होगी। तो इसलिए P4 को कभी भी जो आपका जो रिसोर्स है वो अलोकेट नहीं होगा, उसे वेट करना पड़ेगा जब तक कि इनमें से कोई भी प्रोसेस या फिर जो ऑलरेडी प्रोसेसेस चल रही है Q1 Q2 इनमें से कोई एक प्रोसेस अपने जो रिसोर्स उसने अलोकेट किया हुआ उसको फ्री नहीं करती, तब तक आपकी P4 प्रोसेस कंटिन्यूअसली यहाँ पे वेट करती रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीट सिनेरियो परफॉर्म होता है। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे जो सेमाफोर का जो डिस्कशन हमने किया उसका क्या ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे यदि अपन ड्रॉबैक की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है हमारे पास में, और वो ड्रॉबैक क्या है हमारे पास में, बिजी वेटिंग, ठीक है। क्या है, बिजी वेटिंग। क्यों है, जैसे
यहाँ पे P1, P2, P3 एंड Q1 एंड Q2 सपोज टू बी ये वाली जो प्रोसेसेस है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करती जा रही है और वो बहुत लंबे टाइम तक एग्जीक्यूशन कर रही है, ठीक है। तो जो P4 प्रोसेस है जो कि वेट कर रही है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स तक वो वेट करती ही जा रही है, ठीक है। पर जब ये वेट कर रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी आपके CPU के अंदर अलॉटेड है, इसका एग्जीक्यूशन भी कंटेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू होता जा रहा है, तो ये आपके CPU के जो साइकिल्स है जिसको एग्जीक्यूशन के लिए वो यूज़ करता है उसको क्या कर रही है, वेस्ट कर रही है, ठीक है। जिसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ड्रॉबैक हो गया, ये कंटिन्यूस वेटिंग की वजह से हमारी साइकिल्स जो CPU साइकिल्स है उनको वेस्ट कर रहा है और प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि जब तक आपकी S की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक इस P4 जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। ब्लॉक करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी कोई भी प्रोसेस जो रनिंग के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है उसको कहाँ भेज दो, उसको वेटिंग स्टेट में भेज दो, ठीक है, ताकि जब तक आपके अनदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होकर के S की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तब तक। और जैसे ही S की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है उस केस में यहाँ से अपनी वेटिंग स्टेट की जो प्रोसेस आपने स्टॉप की थी, ब्लॉक की थी, उसको वापस से कहाँ भेज दो, रेडी क्यू में भेज दो, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टर्न के अंदर अपनी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाए, ठीक है। कभी भी वेटिंग स्टेट से आपका जो एग्जीक्यूशन है वो वापस कहाँ नहीं जाता है, रनिंग में नहीं जाता है, पहले उसको रेडी में जाना होता है और रेडी क्यू के अंदर जो आपके क्यू बनी हुई है उसके बेसिस में वो अपने टर्न का वेट करती है और टर्न आने पे वो उसका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। तो ये थी आपके बैक एंड स्टोरी ऑफ द सेमाफोर। तो इन सब चीज़ों से हमें ये क्लियर हुआ कि सेमाफोर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करता है रिसोर्सेज का और किस तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सपोज टू भी हमारे पास में एक सिनेरियो है और उस सिनेरियो में क्या है, हमारे पास में एक P1 प्रोसेस है और एक P2 प्रोसेस है, ठीक है। और P1 प्रोसेस के पास में एक स्टेटमेंट है S1 और P2 प्रोसेस के पास में स्टेटमेंट है S2, ठीक है। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जिसको हमें फुलफिल करना है वो क्या कंडीशन है आपके पास में, तो ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो S1 का एग्जीक्यूशन है वो आपके S2 से पहले हो जाए, पहले ये फिनिश हो S1 देन आपका S2 कंप्लीट हो, इस तरीके से हमारे पास में होना चाहिए। पहले S1 कंप्लीट होगा देन आपका S2 कंप्लीट होगा, इस चीज़ को हमें सिंक्रोनाइज्ड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक P1 प्रोसेस हो गई, एक P2 प्रोसेस हो गई, ठीक है। हमने एक सेमाफोर की वैल्यू ले ली और सेमाफोर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज किया, अब P1 प्रोसेस जो कि पहले एग्जीक्यूट करने हैं तो यहाँ पे S1 को हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। जब S1 एग्जीक्यूट हो जाएगा देन उसके बाद में ये सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा और S की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और P2 के केस में पहले ये वेट करेगा, ठीक है, और वेट करेगा तो यहाँ पे S की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और इस केस के अंदर बाद में S2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब सपोज टू भी इसने S0 किया और P2 को हमने, हो सकता है कि पहले ट्राई कर रहा हो वो कि मैं पहले एग्जीक्यूट हो जाऊँ, तो इस केस में देखो पहले क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। तो यदि उसने वेट किया तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास में S = 0 हो गया, मतलब ये तो वाइल का जो लूप है हमारा S <= 0 उसी के अंदर फंस जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है, ठीक है। तो ये तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, तो ये वाली कंडीशन से ये बाहर आएगा ही नहीं और ये S2 पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जब तक वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट के लिए वेट कर रहा है तब तक मे बी आपकी जो करंट प्रोसेस P1 जो चल रही है वो S1 का एग्जीक्यूट कर चुकी हो और वो सिग्नल का फंक्शन की कॉलिंग करके S की वैल्यू को 1 बना चुकी हो। और जैसे ही उसने 1 बनाया, उसने यहाँ पे जब कंटिन्यूसली चेक करता है उसने चेक किया कि इसके S का जो स्टेटस था वो 0 से 1 हो चुका है, देन उसके बाद में S2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओनली हमारे सिग्नल और वेट के कॉम्बिनेशन से हमने यहाँ पे
सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यदि हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है तो उस केस में हम लोग सेमाफोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइस इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेडलॉक अकर नहीं हो सकता, यहाँ पर डेडलॉक अकर हो सकता है, बट हमें ट्राई करना है इस तरीके से कॉम्बिनेशंस हम लोगों को यूज़ करने वेट और सिग्नल के, ताकि वहाँ पे डेडलॉक अकर ना हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेडलॉक का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।